तरह से दारू कहीं नहीं दिखता है, बिकता सगरो है, उसी तरह से कमीशन खोरी भी है। दिखता तो कहीं नहीं है, लेकिन लिया सगरो जाता है। देखिए विधायक की पावर, अगर विधायक अगर चाह ले तो अपने पार्टी फंड से 5 साल में उस जिले को स्वर्ग बना देगा। लेकिन हाँ, क्या कहेंगे, जैसे लोग जीतते हैं तो पहले अपना जो है पेट भरना शुरू कर देते हैं। वो पहले हिसाब किताब लगाते हैं, अरे भाई मेरे चुनाव में कितने खर्चे हुए, वो पहले अपना खर्चा मेंटेन करेंगे, उसके बाद जो है फिर विकास की बात करेंगे। अधिकारी को नेताओं के चंगुल से मुक्त कर दिया जाए, उस दिन से वो विकास करेंगे। बेलगाम हो जाएंगे, बात नहीं समझ। नहीं, बेलगाम होने हमने देखा है अरवल के धरती पर। अच्छा, डीएम वर्षा सिंह थी, नेताओं से मुक्त थी, नेता के अधिकार को भी दुरुपयोग करना शुरू कर दी। जो उद्घाटन एक सांसद विधायक करता है, मुखिया करता है, वो काम डीएम करना शुरू कर देती, और नहीं तो पूरे अधिकारी को न चाहती थी फिल्वा में, और यहाँ जनता जो सके न्याय के लिए तरसता था। आज हमारे साथ है तेज तराज पत्रकार हर्षित बबलू जी जुड़े हुए हैं, और आज अरवल के राजनीति पर हम चर्चा करेंगे कि अरवल को राजनीति को आप कैसे देखते हैं। खास करके अरवल की राजनीति की हम बात करें तो अरवल में विकास के कार्य केवल सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत नहीं हो पाता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ भी ऐसा फैसला या विधानसभा में आवाज नहीं उठाई जाती है, चाहे वो किसान के लेकर के हो, या छात्र हो, या नौजवान हो, या जिनकी भी हम बातें करें जो एक जमीनी स्तर से मुद्दा उठ करके ये कोई योजनाबद्ध हो सके, वो नहीं हो पाता है। इसकी लेकर के हम बात करते हैं। क्या कहिएगा हर्षित बबलू जी, लगातार अरवल की धरती पर देख रहे नेताओं का आगमन हो रहा है, टिकट लेने के लिए होड़ भी लगा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, या लोजपा हो, है कि नहीं? क्या कहिएगा? सर्वप्रथम सुशील जी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे सर्वप्रथम कि हम जितने भी पत्रकार साथी हैं समय समय पर राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं, और होना भी चाहिए। इसमें किसी का राजनीतिक कुछ नफा नुकसान नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरवल का जो विकास है वाकई में अभी धरातल पर नहीं उतर पाया है। ये मैं नहीं, जब मैं करीब 2-3 साल से मैं अरवल जिले में रह रहा हूँ, ठीक है, हालांकि पैतृक मेरा निवास है, पहले मैं बाहर रहा करता था, तो मैं देखा कि इसके पहले जो अरवल था अब अरवल है, कोई जमीन आसमान कोई फर्क नहीं मुझे महसूस हुआ है। या तो आप रोड का ले लीजिए, गली का ले लीजिए, जाम की समस्या ले लीजिए। इसमें सबसे बड़ी, मैं किसी एक पार्टी का दोषारोपण नहीं करूंगा, ना तो मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, ना तो मैं बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना आरजेडी का हूं। मैं सीधा कहूंगा जिस पार्टी को, सब पार्टी को मौका मिला है अरवल में विकास करने के लिए, बीजेपी हो, आरजेडी हो, माले हो, सभी पार्टियों को मौका मिला है, लेकिन विकास जो है धरातल पर उतर नहीं पाया है। इसके पीछे कारण एक ये भी है कि अरवल में जातिगत राजनीति कूट कूट कर भरी हुई है। अरवल नहीं है, देश भर में है जातिगत और धर्म की राजनीति है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ग्रामीण स्तर में कि नली तक गांव में नहीं बन पाया। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विवाद देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो नली के लेकर के होता है और रोड रास्ता के लेकर के होता है, जिसके लेकर सरकारें भी दावा करती है और स्थानीय लोग भी उसका श्रेय लेने का काम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि 10% भी ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ नली का निकास हो। क्या कहिएगा? देखिए, नली का समस्या तो है ही, और नली की समस्या को लेकर आए दिन दुर्घटना भी घटते रहती है, मार पीट हत्या। हम लोग अक्सर खबर प्रकाशित करते हैं कि फलनवा ने नली के लिए गोली चला दिया, ठीक है, रोड के लिए हल्का सा किसी का हल्का सा आप जमीन ले लो, उसमें विवाद हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है जनप्रतिनिधि जो है अगर आपस में बैठकर सुलझाए, जिस तरीके से चुनाव के ऐन पहले, जैसे अभी क्या है अरवल में हर एक राजनीतिक पार्टी का जमोड़ा लगा हुआ है, ये कोई भी पार्टी क्यों ना हो, आप जाइए सर्किट हाउस जाइए, पार्टी के सब नेता जो है जमोड़ा लगाए हुए हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं। यही चीजें अगर पहले अगर हो, सभी जो समस्या का निदान जो हो किया जा सकता था, लेकिन वोट बैंक की राजनीतिक है। अच्छा, आपने एक चीज और बोला कि अरवल में ही केवल राजनीतिक नहीं है, सारे जगह है, ये मैं मानता हूं, लेकिन देखिए मैं तो करीब हिंदुस्तान के हर एक जगह में जाकर रिपोर्टिंग में कर चुका हूं।
इवन बेंगलोर से लेके, दिल्ली से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके सारे जगह। लेकिन हमने एक चीज देखा है, खासकर अरवल में वाकई में बहुत ही ज्यादा राजनीतिक जो समस्या है बहुत ज्यादा ही है। अब आप सिंपल आप ले लीजिए, अभी क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो अभी टिकट के लिए मारामारी चल रहा है, ठीक है। कोई बोल रहा है टिकट हमें मिलेगा, कोई बोल रहा है टिकट हमें मिलेगा। लेकिन अब वही अब देखना है कि अब टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा। लेकिन हमारे ख्याल से मैं भी यही चाहता हूं कि टिकट उसी को मिले, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो या जेडीयू का हो या आरजेडी का हो या एलजेपी का हो, उसी नेता को मिले जो जाति पाति का भेदभाव नहीं करता है। और हमारे ख्याल से कुछ ऐसे नेता हैं अरवल में जो जाति पाति नहीं देखते हैं। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, ऐसा नहीं कि सब नेता ऐसे ही हैं कि जाति पाति देखते हैं। कुछ ऐसे नेता भी हैं अरवल में, सारे पार्टी में हैं, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी में है और एलजेपी में है। कुछ सभी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो जाति पाति नहीं देखते हैं, विकास के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। और मैं ये भी पूर्ण रूप में नहीं बोलूंगा कि अरवल में बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ। अरे भाई क्यों नहीं हुआ? आप देखिए मसरवा जो मेला है, जो सबसे जो है एक ऐतिहासिक माना जाता है, उसके चारों सौंदर्यीकरण जो है हो गया है और हो भी रहा है। तो समय के साथ विकास हाँ, समय के साथ, लेकिन जिस तरह से होना हाँ वो उस तरीके से नहीं हो रहा, वो उस तरीके से नहीं हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। और उस तरीके से तभी होगा उस पार्टी का एमएलए अरवल में जो जीत के आया, जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है। जिस दिन अरवल में वो एमएलए अगर जीत कर आता है अरवल जिले में, जो ना तो जात देखता है ना पात देखता है, केवल देखता क्या है विकास, उस दिन से देखिए विकास होना शुरू। देखिए एक यूनिवर्सल चीज है, हर नेताओं के अंदर के डीएनए में जातिवाद है, बात समझे। इसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि शेर के कोई खाल पहन के सियार आ जाए कि हम शेर हैं, सामने से जो है तो पीछे से हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, बात समझे। मतदान के लेकर के, वोट के लेकर के अपना मान सकते हैं, उनकी मानसिकता को दर्शाए कि हम इससे परे हैं। देखिए अगर हकीकत में परे होते तो वो जनता के बीच में पहचाने गए होते उस रूप में, लेकिन अब तक ऐसा हम नहीं देखे हैं। लोग अपना अपना विचार करते हैं, बात वो अलग है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे नजर में कुछ ऐसे नेता हैं अरवल में, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, फिर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगा, क्योंकि मैं उनको बड़ा नजदीक से देखा हूँ और देख भी रहा हूँ। वो जाति पाति नहीं मानते हैं। हमसे कभी पर्सनली बातें उनकी होती है तो वो बोलते कि हर्षित जात पात की बात ही नहीं किया करो, विकास के बात करना है करो। और उनके अगर वो जीत भी जाते हैं, मेरी बात समझे, वो जीत भी जाते हैं तो पार्टी ने तय करती है कि कौन सी योजना बनाना है। बात सुनिए, एक विधायक की बस की बातें नहीं होता है कि उनकी कहने मात्र से अरवल के लिए स्पेशल योजना बन जाएगा, बात समझे। आपको सुशील जी एक मैं चीज बताता हूँ, आज तक सुनिए बिहार में कोई ऐसा पार्टी आया जो शिक्षा पर काम किया, चिकित्सा पर काम किया? एकदम आपका कहना बिल्कुल सही है। या किसी की भी सरकार रही हो, हाँ, किसी को रही हो, कोई भी सरकार जो है ना तो शिक्षा के स्तर पर सुधार ला पाया, ना स्वास्थ्य के स्तर पर सुधार ला पाया। मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे पास करीब महीने में 10 से 15 कॉल ऐसे आते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट के लिए, अरे पत्रकार साहब थोड़ा डॉक्टर साहब को फोन कर दीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अरे भाई, इसके लिए सोर्स लगाने की आवश्यकता है? सरकार आपको पैसा दे रही है, सारा चीज दे रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के साथ स्थानीय जो प्रशासन है, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर एक डीएम चाह ले जिले में तो विकास की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। मैं एक डीएम की मैं बात कर रहा हूं, और आप बात करते हैं विधायक की। आपको पता है विधायक की पावर, अगर विधायक अगर चाह ले तो अपने पार्टी फंड से 5 साल में उस जिले को स्वर्ग बना देगा। लेकिन हाँ, क्या कहेंगे, जैसे लोग जीतते हैं तो पहले अपना जो है पेट भरना शुरू कर देते हैं। वो पहले हिसाब किताब लगाते हैं, अरे भाई मेरे चुनाव में कितने खर्चे हुए, वो पहले अपना खर्चा मेंटेन करेंगे, उसके बाद जो है फिर विकास की बात करेंगे। तो देखिए, मैं तो बहुत सारे पार्टी, आप ये कहना चाह रहे हैं कमीशन खोरी, हाँ है ना, एकदम मजबूरी है लोगों के लिए, लोगों की मजबूरी है। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर डीएम चाह ले तो जिले का मतलब कि विकास की धारा बहनी शुरू हो जाएगी। लेकिन डीएम भी क्या करे, वो भी बंधा है।
मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी डीएम की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सारे लोगों की एक बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या करें, सबकी एक मजबूरी है। अरे छोड़िए ना, आप डीएम की बात छोड़िए, एक ब्लॉक का जो प्रमुख वीडियो होता ना जी, वीडियो अगर चाह ले तो अपने ब्लॉक का स्तर का इतना अच्छा सुधार कर दे कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन क्या है, लोगों को पावर दिया गया है, लेकिन लोग काम नहीं कर पाते हैं। इसका आप जो भी सोच लीजिए, कमीशन खोरी सोच लीजिए या कुछ भी सोच लीजिए। खैर बताओ है, जिस तरह से दारू कहीं नहीं दिखता है, बिकता सगरो है, उसी तरह से कमीशन खोरी भी है, दिखता तो कहीं नहीं है लेकिन लिया सगरो जाता है। देखिए क्या है ना कि अभी बिहार में तो वाकई में दारू बंद है, कागज पे दारू बंद है, लेकिन अगर आपको दारू चाहिए तो उसका होम डिलीवरी है, घर बैठे जो है दारू आपको उपलब्ध हो जाता है। तो उसी तरीके का है, कागज पर सारा विकास है लेकिन धरातल पर कुछ और है। मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा किसी भी अधिकारी के ऊपर, ठीक है। कारण यह है कि मुझे पता है कि वो भी बंदे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और कहूंगा, जिस दिन से किसी भी अधिकारी को नेताओं के चंगुल से मुक्त कर दिया जाए, उस दिन से वो विकास करेंगे, बेलगाम हो जाएंगे। बात नहीं समझ नहीं बेलगाम होने की हमने देखा है अरवल की धरती पर। अच्छा, डीएम वर्षा सिंह थी, नेताओं से मुक्त थी, नेता के अधिकार को भी दुरुपयोग करना शुरू कर दी। जो उद्घाटन एक सांसद विधायक करता है, मुखिया करता है, वो काम डीएम करना शुरू कर देती, और नहीं तो पूरे अधिकारी को न चाहती थी फिल्वा में, और यहाँ जनता जो सके न्याय के लिए तरसता था। देखिए उनके बारे में तो मैं भी सुना हूँ, ठीक है, कि वो नहीं यहाँ बोले कि नेता से मुक्त कर दिया जाए अधिकारी को तो तनख्वाह हो जाएगा, काम नहीं करेगा, नौकरशाह हो जाएगा, नौकर नहीं रह जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए, उनको कुछ स्तर तक छूट दिया जाए, वो तो है ही नहीं भैया। हाँ, वो संवैधानिक छूट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो बंधे रहते हैं, राजनीतिक चंगुल में बंधे रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा, कोई भी पदाधिकारी जो है ना, अगर देखिएगा कलम के तौर पर, संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर किसी नेता को चंगुल में नहीं थे, भले उनकी अपनी कमजोरी हो या उनकी अपनी कमीशन खोरी, ये अपनी जान बचाने के लिए फंस न जाए, इज्जत दे किसी के साथ समझौता कर ले, तो समझिए को करप्ट भ्रष्ट पदाधिकारी है। ईमानदार पदाधिकारी किसी नेता का किसी व्यक्ति के चंगुल में हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे मैं अधिकारियों के बारे में अक्सर सुनता भी हूँ कि फलानवा डीएम जो है रिजाइन दे दिया है ना, फलानवा एसपी ने रिजाइन दे दिया, तो वो वाकई में वो होते हैं, ईमानदार होते हैं, तभी तो रिजाइन देते हैं भाई। क्या मतलब हुआ इतने पढ़ लिख कर जो है डीएम बने, एसपी बने और बाद में रिजाइन दे दिए? तो ऐसा नहीं है, सारे अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं। सारे की बात नहीं, हाँ, सारे अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं। अब देखिए हमारे भी घर में करीब 70% लोग अधिकारी हैं, ठीक है। तो मैं अपने घर में देखता हूँ, सारा माहौल में देखता हूँ, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो होता है दबाव जो है अधिकारियों और पदाधिकारियों के ऊपर जबरदस्त तरीके से होता है। इस सब पार्टी का ही हाल है, किसी भी पार्टी की सरकार है, पहले अधिकारी पदाधिकारी को अपने कब्जे में वो लेते हैं। खैर, हम और आप जैसे पत्रकार रहेंगे तो जन समस्याओं मुद्दे को उठाते रहेंगे। सरकार को सुनना ना सुनना उनका जिम्मेवारी है, हम लोग की जिम्मेवारी है एक आईना दिखाना, पत्रकारों का जो काम होता है आईना दिखाना। अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुन रहा है, शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा ही विडंबना है।